हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा है। मानक हिंदी एक्चुअल में आप किसे बोलेंगे? मानक हिंदी जो शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा होती है, उसी को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनि किसकी देन है? यानी कि टा वर्ग की जो ध्वनि है वो किस भाषा की देन है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर द्रविड़ भाषाओं की। पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। जल्दी बताइए, किस बोली को हम ब्रज बोली नाम से कहते हैं, नाम से पुकारते हैं? तो पुरानी बांग्ला को। किसको? पुरानी बांग्ला को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवा देखो, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है अयोगवा, ठीक है। और कौन से अयोगवा होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आहा खाली और अंग से अंगूर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अयोगवा है, ठीक है। ये स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी है, और इसको कहते हैं अनुस्वर और इसको कहते हैं विसर्ग। नहीं तो आप सोचो सर अंग से अंगूर तो बच्चे पढ़ते हैं। अरे भैया, आपको समझाने के लिए, इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये दो अयोगवा होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। सगो अघोष कौन से वर्ण होते हैं? अघोष, जल्दी बताओ। हर वर्ग का कौन सा पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, वर्ग की तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि अघोष कौन सा है। तो देखो, सा ये ऊष्म व्यंजन से आया है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये टेबल से नहीं आया आपका, ऊष्म व्यंजन से निकल के आया। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर दो प्रकार के। पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी बताइए। तद्भव शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द तद्भव है 45 में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भंवरा। ये तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिठी का तत्सम रूप क्या होगा? जल्दी बताओ, दिठी का तत्सम रूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको फिर से बताना है 48 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? विरहिणी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कपूत। ये हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया में या प्रत्यय है, पठनीय में ये प्रत्यय है, कहानी में आनी प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? बेहतरीन क्वेश्चन। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तेंदुलकर, ठीक है। पूरे सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को उद्देश्य कहते हैं। अब आप बोलोगे सर वो तो विशेषण कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप वाक्य टॉपिक पढ़ोगे तो मैं आपको सरल वाक्य में पढ़ाऊंगा ये वाला, उद्देश्य और विधेय वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी केवल और केवल इतना ही समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
मृत्यु। मृत्यु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा है सर? कर्म कारक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऋण, योग ऋण और यौगिक, ये तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर शब्द। ऋण शब्द कौन सा नहीं है? ऋण शब्द वो होते हैं जिनमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, जैसे दिन का मतलब दिन ही होगा, समझ रहे? तो ये एक ऋण शब्द कहलाएगा। आंख भी, घोड़ा भी, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। योगरूढ़ शब्दों की पहचान कीजिए। समझ रहे हैं ना? जैसे दिन का मतलब दिन ही होता है, आंख का मतलब आंख को ही रिलेट करोगे, घोड़ा का मतलब घोड़े से ही रिलेट करोगे। अब विज्ञान देखो, कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, तो ये फिर आपका ऋण शब्द में नहीं आएगा। समझ गए? योगऋण शब्दों की पहचान। योगऋण शब्द यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बने उसको योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, ये दो शब्दों से मिलकर बना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह आजकल दिल्ली में है, आपको बताना है कि रेखांकित शब्द क्या है। आजकल जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक क्रिया विशेषण अव्यय है ना? पहला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, क्रिया विशेषण भी ऑप्शंस में दिया और अव्यय भी ऑप्शंस में दिया। जब दोनों ऑप्शंस में मिल जाए तो क्रिया विशेषण आंसर होगा। हाँ, क्रिया विशेषण अगर ऑप्शंस में नहीं होता तो अव्यय लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि अव्यय का पार्ट ही आपका क्रिया विशेषण है। क्योंकि अव्यय चार प्रकार के होते हैं जिसमें से एक प्रकार आपका क्रिया विशेषण है। समझ रहे हैं ना? तो ये भी आप समझना थोड़ा सा। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन, यानी कि जो अन्य पुरुष में आता हो, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं ना, और जो अन्य पुरुष में आता हो और वो एक वचन भी हो, तो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा वह, पहला ऑप्शन करेक्ट। यह साड़ी नई है, इस वाक्य में नई शब्द किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से बताएं। नई है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूतम पैजार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतम पैजार मतलब कि लड़ाई झगड़ा होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 63 और 64 में आपको बताना है कि प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। जल्दी बताइए कि कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है यहाँ। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार, है ना? अब आप बोलोगे सर कौन से वर्ड की आवृत्ति आ रही? अब देखो, वही मनुष्य है और मनुष्य है। अब देखना, जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार, लेकिन अर्थ सेम हो तो अनुप्रास अलंकार होगा, जो कि लाट अनुप्रास में जाएगा। समझ रहे? तो दोनों ही चीज हैं, आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा अलंकार, तब जाके आप पहचान पाओगे इसमें कि इसमें कैसे होगी अनुप्रास अलंकार। लाट अनुप्रास होगा क्योंकि मनुष्य शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन अर्थ एक ही है, मतलब उसका अर्थ मनुष्य ही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निज मन मुकुर सुधारु, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरनो रघुवर विमल जस, आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। बिल्कुल ठीक, 65 में। जल्दी बताइए। अब देखो यहाँ पर आप मात्राएं गिन लो। देखो, निज में एक मात्रा एक मात्रा, मन में एक मात्रा एक मात्रा, मुकुर में भी छोटे ऊ की मात्रा दी हुई तो एक ही एक मात्रा आएगी। यहाँ पर भी एक मात्रा, बस यहाँ दो मात्रा और यहाँ एक मात्रा। गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ और दो 11। और पहले चरण में जब 11 मात्राएं हो तो कौन सा छंद हो जाएगा अपने आप ही? जल्दी बताओ। सोरठा छंद, पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? 66 और 67, यहाँ पर देखो कि इस पंक्तियों में आपसे संबंधित उत्तर बताना है। ठीक है भैया, जल्दी बताइए। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे,
कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन का मतलब क्या है? देखो, कमल के समान नयन नहीं, कमल जैसे ही नयन। और जब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? छंद कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा है, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं कई बार पढ़ाया है। देखो, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है आपका वाणिज्यिक छंद, और लास्ट अब जो आधुनिक हिंदी में जोड़ने लगे हैं वो है मुक्त छंद। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 और 67 में आपको रचयिता का नाम बताया है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरदास, पहला ऑप्शन करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 37 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।